साथ दूर दूर तक पसरे हुए खेत, धान की कटाई चरम पर है। आसपास जहाँ तहाँ मजदूर धान काट रहे हैं। प्रकृति का जो आंचल कुछ दिनों पहले तक स्वर्णिम बना हुआ था, ऐसे भी लग रहा है। प्रकृति के स्वरूप परिवर्तन कुछ पल के लिए भले ही विषाद हो, लेकिन चारों तरफ आनंद का साम्राज्य है। अगहन के महीने में मिथिला के गांवों की शोभा अवर्णनीय रहती है। ये चिर प्रतीक्षित अगहन धनी का निमित्त भरी कार्तिक गामक बाला, तुलसी आग बारे छल दीपक माला। इलय के अगहन पाहुन प्रकृति घर में लैले वरदान, सौभाग मंगल कर में। वास्तव में अगहन मिथिला के दीन दुखियों के लिए वरदान की तरह है। कोसी के उपद्रव से ग्रस्त, कमला से पीड़ित मिथिला के किसान खेती करते हैं। मन में डर लगा ही रहता है, पता नहीं इस साल कैसा भाग्य है, कौन जाने भगवान कैसी फसल देते हैं। यदि फसल अच्छी हुई तो वरदान, नहीं तो कर्म का भोग। इस बार का अगहन वरदान ही है। प्रकृति ने अपना अतुल्य सूर्य जैसे मनुष्य के लिए बिखेर दिया है। हंसियों को खरखर चारों दिशाओं में व्यापक है। चूड़ियों की खनखन उसमें अपना ताल मिला रही है। कहीं कहीं महिलाओं का समूह धान काटने के साथ साथ गीत का राग अल्पाए हुए है। छोटे छोटे बच्चे लोढ़ने में व्यक्त हैं। पहले जब नलिनी के पद्मश्री ने ऐसा कहा तो अटपटा सा लगा, लेकिन यहाँ पहुँचकर लगा कि वैसा कुछ अनुचित नहीं हुआ है। हम उम्र के मालिकन को देखकर धान काटने वाली महिलाओं की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सभी नलिनी के साथ तरह तरह की बातें करने लगी। नलिनी वहीं मेज पर कुछ पुआल रखकर बैठ गई। दूसरी महिलाएं तो धान, जिनके निमित्त पूरे गांव की बाल तुलसी आगे जलाती थी, दीप की माला आए वे पाउल अगहन प्रकृति के घर में लेकर वरदान सुहाग का मंगल कर में काटने में व्यस्त थी। लेकिन रधिया नलिनी के साथ बात करने आ गई। रधिया नलिनी की सहेली जैसी थी। उसकी शादी हो गई थी और एक दो बार ससुराल होकर भी आ चुकी थी। इस बार बहुत दिनों पर नलिनी से भेंट हुई थी। हंसती हंसती बोली, अरे क्या तुम विवाह नहीं करोगी? सब दिन यूं ही धान कटवाते ही रहेगी? नलिनी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, कब मैं आती थी धान कटाने, आज पता नहीं माँ को क्या हुआ, सो मैं थोड़े कह रही हूँ क्यों आई, लेकिन शादी विवाह के बारे में कुछ सुन नहीं रही हूँ। नलिनी ने दुलार से उसके गाल पर एक चाटा मारते हुए कहा, मेरे विवाह की तो तुम्हें इतनी जिज्ञासा क्यों रहती है? लेकिन चंचल रधिया मानने वाली कहाँ थी। तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं रहेगा? अब जब शादी नहीं करोगी तो क्या बुढ़िया हो जाओगी, तब विवाह करोगी? इस बार नलिनी को कोई जवाब नहीं सूझा। वह नीचे देखते हुए अंगूठे के नाखून से मिट्टी कुरेदने लगी। रधिया मुस्कुराती हुई बोली, यदि कहीं वर नहीं मिलता है तो मैं ही ठोक कर देती हूँ। और जब तक नलिनी कुछ बोलती, उसके कान में रधिया ने जाकर कुछ फुसफुसा दिया। वह सुनते लज्जा से नलिनी के दोनों गाल लाल होते। फिर भी अधरों पर हाथ से रेखा अंकित करते हुए रधिया से बोली, ऐसा इच्छा है तो तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती हो? 2 ब्याह कर चुकी हो, अब तो तीसरा भी कर लो। रधिया जब बच्ची थी तब उसकी पहले शादी हुई थी। बड़ी होने पर ससुराल गई। पति पूर्व में कमा था, घर पर सास ससुर थे। वैसे ससुर 50 से ऊपर का था, फिर भी उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह रधिया को तरह तरह से दुख दिया करता था। एक दिन रधिया वहाँ से भाग आई। यहाँ आने पर पिता ने रधिया की दूसरी शादी कर दी। नलिनी की बात से रधिया को दुख नहीं हुआ। वह हंसती हुई बोली, ऐसे वर यदि मिले दो क्या 200 घर छोड़ दूंगी। इस बार नलिनी डांटती हुई बोली, तुम बहुत बेशर्म हो, जाकर धान काटो, मुझसे ही बात करने तुम्हारा पेट भरेगा क्या? सच में रधिया ने देखा कि उसकी पाहे बहुत पीछे छूट गई थी। धान काटने वाले सभी लोग उससे बहुत आगे बढ़ गए थे। वह बोली, ठीक है, मैं ये बात पूरा कर फिर आती हूँ। और वह जाकर जल्दी जल्दी धान काटने लगी। इधर नलिनी रधिया की बात पर सोचने लगी। विवाह की उम्र सच मालती, विमला और निर्मला सबको शादी हो गई। अपनी हम उम्र में
सिर्फ मैं ही कुंवारी रह गई हूँ। मेरी शादी की बात भी माँ सोचती होगी। शादी की कल्पना मात्र से नलिनी का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। हृदय की प्रसन्नता होठों पर मुस्कान बनकर फैलने लगी, जिसे नलिनी ने छुपा लिया। लेकिन उसने फिर क्या कह दिया? कहीं मजाक तो नहीं कर रही थी? नहीं, ये बेचारी छल छदा, क्या जाने उसने अपनी मन की चाह प्रकट की है। सच ऐसा वर तो किसी भाग्यशाली को मिलेगा। क्या मैं इतनी भाग्यशाली होऊंगी? हे भगवान, मैं क्या सोचने लगी, ये कैसे होगा? भाई बहन, भाई बहन, तब दुनिया में जितने कुंवारे वर हैं वे सब भाई बहन हुए, और जितने कुंवारी लड़की हुए बहन। फिर तो किसी की शादी ही नहीं होगी, सभी लड़कियां कुंवारी ही रह जाएंगी। तब तक रदिया आ गई, हाथ में हंसुआ लिए गोरिया जैसे फुदकती आते ही नलिनी से बोली, हे गिरे हथनी बनकर आई है और पान नहीं खाएगी? अचानक उस चंचल लड़की के इस अभिनय आग्रह को सुनकर नलिनी का ध्यान भंग हुआ। वह अधिक देर तक सपने में खोई नहीं रह सकी। प्रसन्न होती हुई बोली, तुम जाकर खाओ, मैं पान नहीं खाती, वारे नहीं खाती, आज खा लो। नलिनी रदिया को समझाते हुए बोली, जाओ तुम खा लो, मैं यहाँ नहीं खाऊंगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? रदिया दोहराते हुए बोली, अरे ये सब तो अघन का श्रृंगार है, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और नलिनी का हार माननी पड़ी। वे रदिया के सरस अनुरोध को टाल नहीं सकी। पान खाते हुए रदिया बोली, जब धान देखरी खरीदना है तो पान क्यों नहीं खाऊंगी? जैसे वे अपनी गरीब का उपवास कर रही हो। तब तक पूरे खेत का धान कट चुका था। मजदूर लोग चूल्हा बनाने के लिए धान के दाने निकाल रहे थे। अचानक नलिनी को याद आया कि माँ ने खेसारी के साग लाने को कहा था। अभी समय था, वह जल्दी जल्दी खेसारी का साग तोड़ने लगी। खेसारी का कोमल टुस्सी का नलिनी का कोमल उंगलियां दौड़ ही रही थी। पीछे से किसी की मंद मंद स्वर सुनानी, तोड़ोगी अब कौन मटर की छीमी भरकर मोनी आंचल में। नलिनी चौंक कर पीछे देखा, सामने खड़ा था सांकास होते। उसने सवाल किया, सो क्या? लेकिन कमल ने बात बदलते हुए कहा, तुमने अभी तक इतना ही साग तोड़ा है तो क्या तुमको माँ ने साग तोड़ने भेजा था? धान तो तुम्हारे बगैर बिगड़ जाता। नलिनी हंसने लगी। उसे लगा कि कमल भी माँ के मन की बात समझ गया है। कमल वही पुअल पर बैठ गया। नलिनी साग तोड़ती रही। मजदूर बोझा बांधने में व्यस्त थे। रदिया कभी कभी इन दोनों की तरफ तिरछी नजर से देख लेती थी। वातावरण शांत था। आज की दुनिया के दोस्तों, कमल अपलक चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुषमा को देखने लगा। अघन की प्राकृतिक सुषमा, अन्न कण के सुशोभित धरती, मिथिला की सौंदर्य श्री और सुख श्री अघन में निखर जाती है। आज कमल के हृदय से कविता फूटने लगी थी। वह जेब से कागज कलम निकाल कर न जाने क्या लिखने लगा। कुछ देर बाद वह नलिनी से बोला, नलिनी, मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगी? प्रसन्न होते नलिनी बोली, कैसी कविता? अघन पर। अभी लिखी है? हाँ अभी। नलिनी साग तोड़ना छोड़कर कमल के पास चली आई। कमल तल्लीन होकर कविता सुनाने लगा। अंतिम पद सुनकर उसने दीर्घ निश्वास छोड़ा। उसने पूछा, कैसी बनी है? बहुत उत्तम। प्रशंसा में नलिनी जैसे और कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहा था। साथ में जैसे मन में ये भाव हो कि कैसा महान व्यक्तित्व है इसका, कमल का, मेरे कमल का। तब तक मजदूरों ने धान का बोझा उठाया और पीछे पीछे कमल और नलिनी भी चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। साथ में कमल को देखकर नलिनी की रदिया की बात याद आ गई। वह फिर न जाने क्या क्या सोचने लगी। नलिनी को इस तरह लीन देखकर कमल बोला, किस सोच में पड़ी हो? लेकिन नलिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी तरफ से उसने प्रश्न किया, किसने बताया कि मैं खेत गई हूँ? क्यों? मामी ने बताया। और क्या क्या कह रही थी? साड़ी के आंचल को अंगुली में लिपटाते हुए नलिनी ने फिर प्रश्न किया, तुम्हारे विवाह के बारे में। शादी की बात सुन नलिनी श्रम से लाल हो गई। वह कोई प्रश्न नहीं कर सकी। लेकिन कमल बोला, मैंने तो कहा कि अभी इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? लेकिन नलिनी की इच्छा हुई कि जल्दी ही कमल के पास से भाग जाए। कमल के साथ खड़े रहने पर जैसे उसको शर्म आ रही हो, लेकिन ऐसा कर नहीं सकी। मन ही मन सोचने लगी, आज क्या सुन रही हूँ? रदिया यही कह रही थी और कमल भी तो क्या सच में? तब घर आ गया। कमल अपने घर का रास्ता पकड़ते हुए बोला, आज पुस्तकालय में
की मीटिंग है, वहाँ से आता हूँ तो बात करूँगा। नलिनी की इच्छा हुई कि कह दें नहीं नहीं अब तुम मुझसे बात नहीं किया करो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन ये कहने की ताकत उसमें कहाँ थी। हरे हरे सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों।